Hello. Okay. Assalamualaikum students. I'm your teacher Labo here with a new topic and with a new concept. Okay, class. Last time we just did our last topic. जो आपको याद हो, जो हमने टोटली कंपटीशन के ऊपर पढ़ा था. So class, hope so आपको क्लियर हो और बैलेंस के बारे में भी क्लियर हो चुका हो. So class, what I'm supposed to teach you today is man and biology. इंसान और biology आखिर है क्या? ठीक है? So class, man and biology बहुत बहुत बड़ा सा कंसेप्शन है. आपके अंदर बीमारियां हैं, आपके अंदर अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो इंसान आपकी ज़िंदगी से कनेक्टेड हो, आपके सांस लेने से कनेक्टेड हो, तो वो सब बायोलॉजी में आ रही. आपकी डिजीजेस, आपकी एंटीबायोटिक्स, क्या चीज़ आपको सही कर सकती है, क्या आपको और बीमार कर सकती है, कौन सा बैक्टीरिया किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या चीज़ क्या कर रही है. और फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस आया, सो इट विल बी स्टडी इन बायोलॉजी, in terms of biology. So class, so हमारी डिमांड्स दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही. जैसे कि आपको अक्सर लाइफ बॉय के या डेटॉल के एड्स में ये बात बताई जाती है कि हम लोगों के जरासीम ताकतवर हो रहे हैं. सो हमारी डिमांड्स भी इंक्रीज हो गई है. सो क्लास, बिफोर गिविंग यू अ ह्यूज कंसेप्शन अबाउट द मैन एंड बायोलॉजी, सो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट दे दूंगी मैन एंड बायोलॉजी पे. सो क्लास, मैन एंड बायोलॉजी आखिर हम किसको कहते हैं? सो इंसान, आप सब लोगों की जिंदगी डिपेंडेंट हो गई मशीन. सो आप मशीन पे डिपेंडेंट है. एक मोबाइल फोन जिस पे आप 24 घंटे स्क्रॉल करते रहते हैं, अगर आप लोगों के पास नहीं हो तो कोई ऐसी एक्टिविटी जो मल्टीमीडिया की तरफ है, इवन दो टीवी, आप हर टाइम उसकी तरफ ध्यान रखते हैं, तो ये सब चीजें आपको इनडायरेक्टली इफेक्ट करें. एक बात आपको मैं बता दूं कि आप लोग देखते होंगे टीवी में जो कपड़े आ रहे हैं, आप उसी तरीके से एडिक्टेड हैं. एक तरीके से आप उस चीज की डिमांड बढ़ा देते हैं कि हाँ ये चीज है तो मुझे चाहिए, और ये फोन नया लॉन्च हुआ है तो ये वाला फोन मैं लूंगा. सो क्लास, ये चीज़ें इंडस्ट्रियल बेसिस पे आपकी डिमांड, आपकी रिक्वायरमेंट दिन ब दिन बढ़ाते चले जाते हैं, और अब आपकी इस रिक्वायरमेंट में कभी भी कमी नहीं आती. सो क्लास, होप सो आपको इस लेक्चर में ये बात मैं समझा दूं कि आपकी डिमांड्स लायानी हो तो आप ना वो डिमांड करें. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक फ़ोन है जो अच्छा काम कर रहा है, और आपने देखा कि बाजार में नया फ़ोन आया, तो आप एक शोबाज बनते हुए लेने के लिए चले जाते हैं. सो क्लास, इट इज़ प्लेइंग नेगेटिव रोल. ये इंडस्ट्रीज को मजबूर करेगा कि और चीज़ें बनाएं. सो क्लास, हम लोगों ने अपनी ग्लोब को एक तरीके से डुप्लीकेट कर दिया. हमारी एक ये अर्थ है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी. सो ये है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और ये अर्थ के ऊपर होल है ओजोन का, जो अल्लाह ताला ने दिया है. अगर ये होल नहीं होगा या इसको कुछ भी हो जाएगा, तो एक ये ऑक्सीजन नहीं रहेगी, दूसरा सन की शुआएं इतनी तेज है कि ये होल इसको रेडिएट करता है, वापस भेजता है, तो सन की शुआएं डायरेक्टली आएंगी और यहाँ पे स्किन कैंसर इजीली हो जाएगा.
कहा जाता है कि वो ओजोन लेयर का होल आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बताया जा रहा है कि वो खत्म हो चुका है। लास्ट टाइम आप सब लोगों को अगर याद हो कोरोना वायरस के बारे में कि लॉकडाउन लगे थे। जी, लॉकडाउन तो अभी भी आजकल के दिनों में भी लगने वाले हैं। जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ उन दिनों की बात कर रही हूँ। सो क्लास, उन दिनों में आपको एक इफेक्ट आया था कि सब कुछ बंद हो चुका था, सब कुछ परमानेंटली बंद हो चुका था, एक चीज भी खुली नहीं थी। जब सब चीजें बंद हो गई तो गाड़ियां सब कुछ चलना बंद हो गई। इवन दो हर चीज की रेट भी कम हो गई, दूध का रेट बहुत कम हो गया क्योंकि होटल्स में कोई आता जाता नहीं था, लॉकडाउन बेहद सख्त लगे थे। उन दिनों में सारी दुनिया एक तरीके से अपने घरों में कैद हो के रह गई थी। क्लास, इस लेक्चर में मैं आपको काफी कुछ बताने वाली हूँ। एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। यहां पे जब लॉकडाउन के दिन थे तो सब कुछ A to Z सब कुछ बंद था और नो स्मोक, नो हार्म गैसेस। इसकी वजह से ओजोन लेयर का जो होल था वो खत्म हो गया। इसके अंदर एक सुराख था और वो सुराख यूरोपियन में जाके भी था, जिसकी वजह से स्किन कैंसर वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाया करता था क्योंकि सूरज की शुआएं उनकी नाजुक स्किन पे लग रही होती थी। क्लास, हम लोग एक दो दिन में सूरज में खड़े होकर टैन हो जाते हैं, वो वहाँ पे उनकी क्या हशर होगी जब उनको स्किन कैंसर हो जाता था। ओजोन लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इसकी हिफाजत आप पे, मुझ पे, हम सब पे डिपेंडेंट है। जितना आप फ्यूल जलाएंगे, यानी कि जितना आप जलाने वाली चीज़ों को जलाएंगे, चाहे वो लकड़ी ही क्यों ना हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ेगी और ओजोन भी डिप्लीकेट होगी। इसके अलावा CFC रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में, बॉडी स्प्रे में कुछ ऐसी गैसेस इस्तेमाल होती हैं जो डायरेक्ट अफेक्ट कर रहे हैं इस बाहर के होल को। इसकी प्रोटेक्शन का काम हमारी नौजवान नस्ल की जिम्मेदारी। जब आप कुछ चीज़ें ले रहे हो तो ओडोरेंट फ्री लें और ऐसी चीज़ें लें, ऐसे इकदाम करें जो इसको सेव करने के काम हो। आज तो मैंने आपको इसके ऊपर छोटा सा लेक्चर या छोटा सा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन सी दे तो चुकी हूँ। होप सो आपके दिल और दिमाग पे ये असर कर दे। हम लोग आज पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। क्लास, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू ट्रांसफर यूजफुल जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ये एक ऐसी टेक्निक है जो यूजफुल जीन्स को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए इस्तेमाल होती है। एडिंग स्पेसिफिक बेनिफिट फॉर मैनकाइंड। ये एक तरीके के स्पेसिफिक बेनिफिट को उजागर करती है एक इंसान के लिए। क्लास, इसमें ये बात बताई है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें ये भी बात बताई है, मैंने पिछले लेक्चर में इसके बारे में ह्यूज सी डिस्क्रिप्शन दी थी। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 17। आपने चैप्टर 17 में इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इन द प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन। प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन, सबसे पहले मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग पे एक और ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ आपको, ताकि आपको पुराना पिछला सब याद आ जाए। क्लास, आप लोगों को मैंने एक गाय की एग्जाम्पल दी थी। हम लोगों ने 2 गाय ली है। अब आप सोचें, इस गाय के पास अच्छा सा न्यूक्लियस था और ये हेल्दी भी थी, पर इसका मिल्क बहुत बुरा था। इसमें मिल्क अच्छा था बट ये हेल्दी नहीं थी।
तो इसका न्यूक्लियस उठा के इसके साइटोप्लाज्म में डाली। इसका न्यूक्लियस लिया, इसका साइटोप्लाज्म लिया और ये एक सेल में ट्रांसफर किया। इस पे इन्होंने मेल प्लांट को भी डोनर बना के एक ऑफस्प्रिंग लाने की कोशिश की। वो ऑफस्प्रिंग क्या था? वो सेहतमंद भी था और अच्छा मिल्क प्रोड्यूसर भी था। सो क्लास, इधर मैं आपको ये बात बता रही हूँ और ये बात बता रही हूँ। सो दो गाय थी, एक हेल्दी थी बट मिल्क, एक हेल्दी थी जो मिल्क बट मिल्क अच्छा प्रोड्यूस नहीं करती थी। दूसरी तरफ एक हेल्दी नहीं थी बट मिल्क जबरदस्त था। तो इनका न्यूक्लियस और इनके साइटोप्लाज्म को चेंज किया, यानी इनके जीन्स उठाए, इनके ऊपर थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर जाके उनको एक करके एक ऑफस्प्रिंग पैदा किया जो दूध भी अच्छा देता था और जो खुराक भी अच्छी दे रहा होता था। सो क्लास, इस लेक्चर में मेरा मकसद आपको इस बात से आगाह करना है कि यस, आप ऑफस्प्रिंग में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ला सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है हमारी सोसाइटी में और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करें और इसके ऊपर रिसर्च करें। आगे जाके अगर आप ये फील्ड लेते हैं तो आपको इसके ऊपर बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ रिजल्ट्स अलग अलग किस्म के। Transgenic bacteria and preparation of insulin. One of the protein formed by the process of genetic engineering is insulin. So, एक बहुत बड़ा प्रोटीन जो हम लोगों ने आर्टिफिशियली जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बना दिया, जो बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो था इंसुलिन। याद रखिए, इंसुलिन बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडीज। इंसुलिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत बड़ा डायबिटीज मेलाइटस की डिजीज में बताया था कि एक स्पेसिफिक हार्मोन है जो ये काम करता है कि वो डाइजेस्ट करता है फूड को, एक ग्लूकोज को या स्टार्च को एक ह्यूमन बॉडी में, विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड। और ये इंसान के जिस्म में खून, ये इंसान के जिस्म में शुगर और खून को कंट्रोल करने का भी काम करता है। पीपल अनेबल टू मेक इंसुलिन सफ़र फ्रॉम द डिजीज डायबिटीज मेलाइटस। सो इसके अंदर ये बात बताई गई है, जो इंसान डायबिटीज मेलाइटस के शिकार होते हैं या डायबिटीज मेलाइटस की डिजीज में से जुड़े होते हैं, तो उनको ये होता है कि वो इंसुलिन नहीं बना सकते। दे आर अनेबल टू स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजीन। तो वो अपने अंदर ग्लाइकोजीन को स्टोर कर ही नहीं सकते और ग्लाइकोजीन को स्टोर करना सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन का काम होता है। तो वो सारा ग्लाइकोजीन अपनी यूरिन के जरिए अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इंसुलिन इज यूज्ड टू ट्रीट सच पेशेंट्स इंसुलिन प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियर। सो ऐसे पेशेंट को ग्लूकोज लेवल उनका डाउन नहीं हो जाए और हो सकता है मौत भी आ जाए, तो उस ऐसे पेशेंट के लिए हम लोग स्पेसिफिकली एक तरीके की चीज़ स्पेसिफिकली इस्तेमाल करते हैं शुगर पेशेंट के लिए, और वो है जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन, जो आर्टिफिशियली ली जाती है इंजेक्शंस के जरिए। द सेम ऑर्डिनरी ह्यूमन इंसुलिन, और ये ह्यूमन इंसुलिन जैसी ही होती है जो शुगर को डाइजेस्ट करने का बहुत अच्छा काम कर रही होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस and health application in agriculture.
केमिकल एंड ड्रग इंडस्ट्रीज एंड मेडिसिन। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग के पास बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर में, केमिकल्स में, ड्रग्स में, इंसेक्टिसाइड्स में, मेडिसिन में। सो क्लास, एक तरह से अगर आप लोग सोचते हैं कि आपको नुकसान से बचाने वाली एक चीज है तो वो है इंसुलिन। यानी कि अब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पे अगर इंसुलिन प्रिपरेशन की बात मैंने कर तो दी है, अब आप ये बात सोचें कि किस तरीके से आपको कितना अच्छा इलाज करके दे रही है। ये भी तो एक इंसान का लिंक है, इंसान का इंटरनल कनेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, वो है बायोलॉजी नाम के सब्जेक्ट के साथ। बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी is a large scale industrial use of biological processes of microorganisms to make substance useful for mankind. So biotechnology के बारे में बताया है। So biotechnology एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसमें ये बताया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा biology is a large-scale industrial use of biological process of organism to make substance useful for mankind. तो एक सब्सटेंस को, एक चीज को बहुत ज़्यादा यूजफुल, यानी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पुरमुतमईन और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल के काबिल बना दिया है सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी ने। सो ये काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी इन्वॉल्व होते हैं ताकि इंसान की जिंदगी में और ज़्यादा आराम और सुकून आ जाए। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970s। सो बायोटेक्नोलॉजी एक तरीके से 1970s में इन्वेंट हुई थी। 1970s में बायोटेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई थी। Biotechnology is usually linked to genetic engineering, is involved in the production of specific product. So biotechnology एक तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक तरीके से इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व है जो एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक काम कर सकती है और उसको पुरमुतमईन कर सकती है। Enzymes, hormones genetically इंजीनियर ऑर्गेनिज्म। सो एंजाइम्स और कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग के बाद ही आपको मैसर होते हैं। सो क्लास, आपको आज के लेक्चर में मैंने बताने की 100% कोशिश की कि बायोटेक्नोलॉजी के जरिए इंसान बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में और आसानियाँ लेके आ सकता है। So, the ability of microorganism to carry out fermentation has long been used to produce food such as bread. So, एक fermentation यानी खमीर करने का एक सिस्टम है जो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए आया है और ये एक तरीके से ब्रेड, पनीर, चीज़, ब्रेड, चीज़ यानी पनीर, ब्रेड यानी रोटी, खमीरी रोटी और दही बनाने के काम आ रहा है। Some other examples of use of biotechnology are the production of antibiotics। और बायोटेक्नोलॉजी की सबसे बेस्ट प्रोडक्शन थी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सिंगल सेल आराम से फर्टिलाइज हो जाता है एंटीबायोटिक की मदद से। और एंटीबायोटिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, यानी कि आपको एंटीबायोटिक्स लेने से हो सकता है आपके अंदर कोई अनफर्टिलिटी हो तो वो फर्टिलाइजेशन का काम भी कर सकती है एंटीबायोटिक्स। और आपके अंदर बॉडी में कोई ऐसी डेफिशिएंसी आ गई या कोई ऐसी बीमारी हो जो सिर्फ एंटीबायोटिक ही लड़ सकती है ताकि आपका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। इसमें आपको खाद के बारे में बताएं। आजकल के ज़माने में हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई पावर खादें आ गई जो एक फसल को बहुत अच्छे तरीके से उगा सकती, तो वो काफ़ी केमिकल NH3 फॉर्मूला के साथ मिला के, अमोनिया और नाइट्रेट्स के साथ मिला के आपको खाद प्रोवाइड की गई है।
जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है एक प्लांट के लिए। और जब हेल्दी खाद एक प्लांट को मिलेगी तो उसकी हेल्थ पे असर होगा कि वो फ्रूट भी अच्छे और हेल्दी बनाएगा, और हेल्दी फ्रूट हमारे लिए भी बहुत अच्छे होंगे। तो एक तरीके से खाद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड कर रही है। फर्मेंटेशन, इसके अंदर खमीर करने के प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इट इज़ अ catabolic process in which a partial degradation of sugar occurs। इसके अंदर ये बताई है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फर्मेंटेशन यानी खमीर करने का प्रोसेस। इसके अंदर किसी हेल्प के बगैर, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है और ऑक्सीजन आटे से निकल जाती है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस आप रोटी खमीर करने वाले प्रोसेस से देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में पिज्ज़ा बनाया या फिर खमीरे का इस्तेमाल किया तो आपको फर्मेंटेशन बहुत ईजी से समझ में आने वाला है। पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ शुगर अकॉर्स द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, फंजी बैक्टीरिया इज यूज्ड इन डेयरी इंडस्ट्री टू मेक चीज़ एंड योगर्ट। ये चीज़ और योगर्ट को बनाने के लिए भी काम आता है, ये आपको खमीर करने के लिए भी काम आता है। इसमें खटास, दूध में खटास पैदा करना या चीज़ के अंदर थोड़ा टेक्सचर उसका चेंज कर देना, उसको सॉलिड फॉर्म में ले आना, ये एक तरीका है दूध के साथ एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए थे पुराने ज़माने में और आज आपके सामने मैसर है बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म्स में। क्लास, आपको आज ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि फर्मेंटेशन हम लोग खमीर करने के प्रोसेस करते हैं, यानी कि आप लोग दही एज अ खमीरा यूज़ करते हैं, एज अ खमीर के तौर पे यूज़ करते हैं। अगर आप दही किसी आटे में डाल दें तो वो आटा भी खट्टा हो जाएगा। तो उसके अंदर टेंडेंसी ऐसी है कि पनीर, ये सब चीज़ें बने ही बैक्टीरिया की मदद से, ऐसे गुड बैक्टीरिया जो आपके लिए, जिस्म के लिए अच्छे हैं। एक्कीटोन, मिथाइल अल्कोहल आर अमंग बाय प्रोडक्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म यानी उस माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, हम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की फर्मेंटेशन को कहते हैं। क्लास, उसके अंदर क्या होता है कि इथाइल और मिथाइल, इथाइल अल्कोहल और इथाइल एंड मिथाइल अल्कोहल। इथाइल एंड मिथाइल अल्कोहल एक तरीके की शराब है जो मिलती है और वो माइक्रोब्स की फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी की ही फॉर्म है। आर कॉम्रिकली इम्पॉर्टेंट इन बेकिंग इंडस्ट्री, ब्रूइंग इज कैरिड आउट बाय यीस्ट। तो इसके अंदर यीस्ट का काम भी बताया कि खमीरा जो आपके पास छोटे छोटे सफ़ेद रंग में इस तरह के छोटे छोटे दाने होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और वो यीस्ट यानी खमीरे के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और यही यीस्ट है जिसका मैंने शुरू में भी डिस्कस किया कि वो आपके आटे को खमीर करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लास, आपको ये बात ज़रूर कंफर्म हुई होगी कि मैं यहाँ आपको इस टाइम बता क्या रही हूँ। कॉम्रिकली इंपॉर्टेंट इन बेकिंग इंडस्ट्री, आपने बेकिंग इंडस्ट्री में जब चीज़ फूल जाती है यानी कि एक केक बेक होते हुए फूल जाता है तो ये सब सिस्टम भी एक इसी तरीके से फर्मेंटेशन की बदौलत आया है। इन ब्रेड मेकिंग, द फ्लोर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। जब हम रोटी बना रहे होते हैं तो जो आटा इस्तेमाल होता है ब्रेड बनाने के लिए, उसके अंदर स्टार्च मौजूद होता है, प्रोटीन मौजूद होता है, एंजाइम मौजूद होता है, एमाइलेज मौजूद होता है। एमाइलेज हम लोग कहते हैं जो हमारे शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है वो। ये सब चीज़ें एक आटे में आम तौर पे मौजूद होती हैं और यीस्ट इज एडेड इन फ्लोर, और फिर इसके अंदर खमीरा डाला जाता है ताकि वो पानी के साथ मिक्स किया जाता है और इसकी मोटी सी एक डो तैयार कर ली जाती है और वो फिर उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। अमाइलेज डाइजेस्ट द स्टार्च टू द शुगर, और अमाइलेज शुगर बनाने के काम आ रहा होता है और वो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को।
So class, the lack of O2 inside the dough causes yeast respire anaerobically. तो इसमें ये बात बताई है कि ऑक्सीजन जो है वो खत्म होने लगती है। ये यहाँ पे एक डो, टफ सी डो मैंने गूंद ली है। इसके अंदर मैंने पानी डाला, चीनी डाली, आटा भी डाला, सब कुछ डाला और इसकी टफ सी डो गूंद ली। मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ा तो ये डो ऊंची सी खुद ऑक्सीजन अपने अंदर से निकाल के CO2 अपने अंदर ले, कार्बन अपने अंदर ले ली। The CO2 produced caused the dough rise because of cavities appeared. तो इसकी वजह से CO2 की वजह से ऊपर की तरफ आ जाती है और ये कैविटीज आ जाती है इसके अंदर। अल्कोहल प्रोड्यूस evaporates during the baking और अल्कोहल जो होती है वो बेकिंग के दौरान ही उड़ जाती है। सो खमीर करने का अपना एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिसकी मदद से ये एक अमल आपके सामने मैंने पेश किया। जो फर्मेंटेशन होती है वो हम खमीर करने के स्पेसिफिक प्रोसेस को कह रहे होते हैं और ये फर्मेंटेशन का अपना एक स्पेसिफिक एक अकीदा है जो आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि बायोटेक्नोलॉजी ने ये सब चीजें न्यूली इंट्रोड्यूस की है और न्यू इन्वेंशन ऑफ फूड है जो आपके सामने रखा गया है। इंसुलिन की प्रिपरेशन से लेके फर्मेंटेशन तक एक एक चीज बायोटेक्नोलॉजी भी पे बेस्ड है। सो क्लास, आज का लेक्चर होप सो आपको क्लियर हुआ। अगर आपको मुझे मेरा लेक्चर समझ नहीं आता तो आप फिर से मेरी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। सो आज के लिए आपके लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।